तो स्वराज पार्टी बना, ठीक है। उसके बाद से HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना, है ना, जिसको सचिन नाथ सन्याल जी ने बनाया। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है भगत सिंह ने बनाया। तो ये सब काफ़ी सारे बने, ये सब उग्रता वाले थे, लेकिन परिणाम कुछ भी दिख नहीं रहा था, रिजल्ट कुछ भी दिख नहीं रहा था। अंत में गांधी जी का आगमन होता है, लगभग 1930 के आसपास गांधी जी का आगमन होता है। पुनः जो है भारतीय आंदोलन में वो पुनः जो है वो अग्रसर होते हैं। होता क्या चीज है कि उस समय यहाँ का जो वायसराय है वो इरविन था। कौन था? इरविन, लॉर्ड इरविन था। वो लगभग 1930 तक वो रहा था, 1930 तक वो रहा था, 26 से 30 तक वो रहा था। और क्योंकि हम जानते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन जो है वो रिपोर्ट 1930 में दिया था। और साइमन कमीशन था किस लिए? साइमन कमीशन इसलिए आया था ताकि ताकि वो क्या कर सके, यहाँ के बारे में, यहाँ के संविधान, यहाँ के क्या कानून सुधार होना चाहिए उसको क्या कर सके, उसमें वो बदलाव कर सके, क्या सुधार करना उसको सुधार कर सके, क्या नया लाना उसको ला सके। तो उसी सबको डिस्कशन करने के लिए ब्रिटेन में, लंदन में वहाँ की जो सरकारें थी वो बुलाई थी, है ना, कि आप भारत से भी प्रतिनिधित्व आइए, है ना, हम सारा यहाँ पर करके डिस्कशन करेंगे। उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकेंजे थे, लॉर्ड जो थे आपके वहाँ पे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, है ना, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। तो होता क्या चीज़ है कि इधर 1930 में पहला सम्मेलन हो चुका होता है। 1930 में पहला सम्मेलन होता है जिसको हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कहते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल 1931 में होता है ना। और थर्ड राउंड टेबल जो होता है वो जो आपका होता है 1932 में होता है। लेकिन पहला राउंड टेबल में जो गांधी जी थे या कांग्रेस जिसको कहा जाए वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि गांधी जी का कुछ मांग था। और किससे? इरविन से। और उसको कहा गया 14 सूत्री मांग माने 14 चीज, मतलब ये मांगे थे, उसमें लिखा हुआ था, जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था कि आप नमक पर जो टैक्स लगा रहे हैं उसको आप खत्म, मतलब कम कीजिए, या फिर नमक पर जो आपका एकाधिकार है कि आप ही खाली बनाइएगा उसको आप खत्म कीजिए, सबको बना सकता है ना। भारतीयों को भी हथियार रखने का आप ये मौका, हथियार रखने का लाइसेंस दीजिए, जो राजनीतिक कैदी है उसको आप छोड़ दीजिए। मतलब ये सब मांग कौन किया? इरविन से किया। कौन? महात्मा गांधी। और बोला कि अगर आप ये नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूँगा कि 12 मार्च से दांडी यात्रा स्टार्ट करूँगा। 11 मार्च तक वो वेट करते हैं, इरविन का कोई रिप्लाई नहीं होता है। उसके बाद से 12 मार्च से दांडी यात्रा शुरू करते हैं, है ना। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं, दांडी तक जाते हैं, ठीक है। और इस समय इसके साथ लगभग 78, गांधी जी के साथ 78 जो लोग थे इनके साथ थे। और यहाँ पे महिलाएं भी थी, जिसमें से कुछ प्रमुख महिलाएं जो थी इसमें थी कौन? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और अगर एक बात किया जाए तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब यहाँ पे थी, ठीक है। गांधी जी वहाँ दांडी पहुँचते हैं, 6 अप्रैल को पहुँचते हैं। और वहाँ पे दांडी में समुद्र से पानी से नमक बना करके, और अंग्रेजों का जो कानून था, नमक कानून, उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और ये बताते हैं कि अब हम कानून तोड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आप माने नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट किया, आप माने नहीं, तब हम कानून भी तोड़ेंगे और यहाँ पे हम अपना नमक बनाएंगे। और नमक को इसलिए चुना गया क्योंकि नमक जो था वो क्या था? वो आपका सबको यूज करता था, सबको यूज करता था। तो नमक इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा था, लोग इससे अधिक कनेक्ट कर पाते कि जब नमक पर टैक्स लिया जा रहा है इतना, है ना, सरकार नहीं हटा रहा है, तो और चीज़ को कैसे हटाएगा? इसलिए नमक को ही महात्मा गांधी जी रखे थे, ठीक है। और उधर से जो वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उनका पूरा प्रेशर आ रहा था इरविन पे कि क्यों नहीं आ रहे हैं वहाँ का प्रतिनिधित्व में, महात्मा गांधी जी क्यों नहीं आ रहे हैं, उसको भेजो भेजो भेजो। तो इरविन पे यहाँ प्रेशर आ गया, है ना। और इधर पूरा विद्रोह हो ही रहा था, नमक इधर सत्याग्रह हो ही रहा था। तो अंत में क्या होता है कि इरविन जो है वो मान जाता है। इरविन क्या होता है? मान जाता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है। तब तब होता क्या कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, है ना। कुछ बात गांधी जी मानते हैं इरविन का, और कुछ बात इरविन मानता है गांधी का, है ना। और इस तरीके से फिर महात्मा गांधी तैयार हो जाते हैं, कहाँ जाने के लिए? उनको लंदन जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वो सेकेंड राउंड टेबल में जाते हैं। पहला राउंड टेबल में तो गए ही नहीं, सेकेंड राउंड टेबल में गए, मनाने के बाद वहाँ गए। जब गए वहाँ पर भी तो वहाँ
जब वहाँ गए तो हुआ क्या जी कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब 30 में ही स्टार्ट हो गया था। मतलब दांडी यहाँ पहुँचे ना, वहीं से वो ऐलान करते हैं कि हम यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे। तो 30 में चलाएं, 31 में क्या हो गया कि उसको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी में समझौता हो गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था। रोक करके वो चले गए कहाँ? ब्रिटेन चले गए। वहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल में बैठते हैं, वहाँ डिस्कशन होता है, लेकिन डिस्कशन विफल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई लोग जो थे उनमें से मांग कर रहे थे कि आरक्षण नहीं कहा उसको, उसको कहा जा रहा था कि एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। मतलब हर एक सेक्शन अपना अपना मांग रहा था कि हर एक सेक्शन अपना अपना वोटिंग करेगा, हर एक सेक्शन अपना अपना वोटिंग करेगा। तो महात्मा गांधी को लगा कि समाज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट जाएगा, है ना। इसलिए वो वहाँ से घुसा करके और यहाँ पे चले जाते। यहाँ से महात्मा गांधी जी जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम क्या था? एस राजपूताना। क्या नाम था? एस राजपूताना। एस राजपूताना। और वहां से आए थे तो उसका नाम क्या था? बेस्टियाना। क्या नाम था? बेस्टियाना। क्या नाम था? बेस्टियाना नाम था। याद रखना है। गए थे किससे? एस राजपूताना से। आए किससे? बेस्टियाना से आए थे। एक चीज याद रखना है कि गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो 5 मार्च 1931 को जो जो डिस्कशन वहां पर किया गया है ना, तो उसको किस अधिवेशन में मान्यता दिया गया था? तो कराची का अधिवेशन में उसको मान्यता दिया गया था। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। और वहीं पे कराची अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का संकल्प प्रारूप दिया था कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और वहीं पे क्या होता है कि महात्मा गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाता है, ठीक है। इसे दिखाया जाता है, विरोध में दिखाया जाता है कि आपने क्यों नहीं बचाया किनको, भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया फांसी से, है ना। तो उस समय गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता है, ठीक है। और जब वहां से आते हैं तो पुनः यहाँ पे आकर करके 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, जो अंत में 1934 तक रहेगा, फिर 1934 में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, है ना, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। याद रखना है कि भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि हम आंदोलन करें। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। कोई भी मुद्दा को लेकर के हम आंदोलन करेंगे, बट सविनय करेंगे। पहले हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कि जैसे हम नमक कानून तोड़ रहे हैं तो पहले आपको हम बता दिए, पहले हम आपको बता दिए, आपने नहीं माना, तब हम क्या कर रहे हैं, वो हम कानून आपका तोड़ रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा यानी विनय के साथ, है ना, आपकी आज्ञा को हम नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि आपको पहले हम बता चुके थे कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, आप नहीं किए तो अब हमको स्टेप लेना पड़ रहा है। और वो स्टेप बहुत जरूरी है, नमक ही जरूरी है कि नमक सबको बना सकता है, ठीक है। सुखदेव, भगत और राजगुरु तीनों को फांसी दे दिया गया था कब? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। एक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये 1934 में बना था। याद रखना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1934 में बना था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1934 में बना था, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही क्या हुआ था कि आपका पश्चिम साइड मतलब वहाँ पे क्या होता है कि गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल वहाँ पे राइफल्स थे, गढ़वाल रेजिमेंट थे। गढ़वाल रेजिमेंट ने क्या करते थे, क्या किया था कि लोगों पे, इंडियंस पे गोली चलाने से मना कर दिया था। थे अंग्रेजों के ही, लेकिन जब अंग्रेजों ने उनको ऑर्डर दिया कि इन पर गोली चलाओ, लेकिन वो गोली चलाने से मना कर दिए। तो गढ़वाल राइफल्स है, गढ़वाल जो रेजिमेंट है वो किस आंदोलन से रिलेटेड था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था, ठीक है। अच्छा, एक है अखिल भारतीय किसान सभा। प्रथम सम्मेलन 1936 में हुआ था, है ना, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का आंदोलन कहाँ हुआ था? 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन के? स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। और महासचिव कौन बने थे? एन जी रंगा। कौन थे? एन जी रंगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका लिखा है, हुंकार। क्या लिखा है? हुंकार। पटना से, कहाँ से? पटना से प्रकाशित किया था हुंकार, ठीक है। बाद में इसके कौन बन गए? राहुल सांकृत्यायन 1942 में, ठीक है। कुछ किसान सभा है उसको हमको देखते हैं। जैसे एक है, हम देखें कि अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना 1936 में। फिर एक है अवध किसान सभा 1920 में। कौन कहते? बाबा रामचंद्र। एक है बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में। एक है आंध्र प्रांतीय किसान सभा कब हुआ? ये 1928 में। आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928 में। कौन किया? एन जी रंगा, याद रखना है। चलते आगे। बकास्त आंदोलन कौन चलाया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखना है। 1937-38 में बकास्त आंदोलन चलाया था। बकास्त आंदोलन कौन चलाया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1937 और 38 में बकास्त आंदोलन चलाए थे, ठीक है। 1939 में क्या होता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित,
है ना। पट्टा भी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है 1937 का और 1938 का मीटिंग। 1937 का जो मीटिंग होता है वो होता है हरिपुरा। कहाँ होता है? हरिपुरा, गुजरात में। और एक है और एक जो दूसरा मीटिंग होता है वो होता है आपका वो जो होता है 1938 में होता है, जो मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है। तो 1938 वाला जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं हरिपुरा वाला का, ठीक है। और त्रिपुरी वाला का जो मध्य प्रदेश में होता है 1938 में होता है, वहाँ के लिए वहाँ के लिए दो लोगों को चुना जाता है कि महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि मेरा व्यक्ति यहाँ पे इसको अध्यक्षता करेगा, पट्टा सिताबी तिमैया। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे करेंगे। दोनों में हो जाता है टसल। जब वोटिंग होता है तो सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। क्या होते हैं? जीत जाते हैं। पर सुभाष चंद्र बोस उस पद को ग्रहण नहीं करते, वहां से छोड़ करके, है ना। और ना वो एक नया कांग्रेस के अंदर ही है ना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, एक बनाते हैं, एक संस्था को बनाते हैं। जैसे कांग्रेस की संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक है, संस्था बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक सेना बनाई थी। उस सेना का नाम क्या था? फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन याद रखना है। फ्री इंडियन लीजन कौन बनाया है? सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडियन लीजन सेना जो है वो कौन बनाया है? सुभाष चंद्र बोस। हम लोग कल पढ़े थे कि महाल सत्याग्रह कौन चलाया है? महाल सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर 1927 में, ठीक है। और फिर हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में कौन बनाया है? भीमराव अंबेडकर। एक है समता सैनिक दल 1927 में कौन बनाया है? भीमराव अंबेडकर। इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 1940 में क्या होता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है। गांधी जी मतलब बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। वो भी आंदोलन करता था ना, तो गिरफ्तार कर लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता था। तो महात्मा गांधी जी बोले कि अगर हम ग्रुपिंग में करते हैं तो सरकार एक्शन लेती है। अब हर व्यक्ति सत्याग्रह करो। तो 1940 में गांधी जी ने कहा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करो। इसमें 3 लोग हुए। प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? विनोबा भावे। दूसरे कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन हुए? ब्रह्मदत्त। याद रखना। और महाराष्ट्र के पवनार से जो तुम्हारे विनोबा भावे थे, वो कहाँ से? महाराष्ट्र के पवनार से ये आंदोलन को स्टार्ट किए थे। और इसी आंदोलन में नाम दिया गया था दिल्ली चलो कहा गया था। इसी आंदोलन में कहा गया था क्या? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। फिर हम लोग बात किए थे कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मांग किया था लाहौर, मैंने एक पाकिस्तान का मांग किया था। तो 1940 का लाहौर अधिवेशन में बोला था कि हमको पाकिस्तान एक अलग ही हमको एक देश हमको चाहिए। पाकिस्तान शब्द कौन दिया था? तो चौधरी रहमत अली। कौन सा पैम्पलेट था? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट था, है ना। उसमें चौधरी रहमत सिंह ने दिया था, ठीक है। 1940 में क्या होता है कि एक अगस्त ऑफर आता है। क्या आता है? अगस्त ऑफर, याद रखना है। अगस्त घोषणा 1940 में अगस्त घोषणा आता है। उसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि उसमें क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है। तो भारतीयों का सहायता प्राप्त करने के लिए अंग्रेज बड़ा चाल चल रहा था। किसी तरह हम भारतीयों को मना ले, उन लोगों को लड़ने के लिए भेजे। लेकिन भारतीय इस बार तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पहली बार हम लोगों को हमारे साथ धोखाबाजी हो गया था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में। वहाँ भी कहा था कि देंगे, लेकिन नहीं दिया। अब फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है तो वहाँ भी कह रहा है कि हम देंगे, और नया ऑफर ला रहा है। तो पहला ऑफर कौन लाया? अगस्त ऑफर। क्या है? अगस्त घोषणा 1940 में लाया। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि हम जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेटस। क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे, और अपना लोगों को संविधान बनाने के लिए कहेंगे और डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हम सारा पावर भारतीयों को नहीं देंगे। कुछ पावर हम अपने पास रखेंगे। जैसे में सेना का पावर हम अपने पास रखेंगे, है ना। रक्षा का पावर हम अपने पास रखेंगे। पैसा का पावर हम अपने पास रखेंगे। तो तीनों चीज तो मेन है। बाकी बात किसान क्या करेगा वो भारत सरकार समझेगा, है ना। नहर कैसे खोदना है कौन समझेगा? वो भारत सरकार समझेगा। तो छोटा मोटा चीज को ये करने लगा, तो भारतीय समझ गए कि फिर से ये फालतू बना रहा है, ठीक है।
तो 1940 वाला जो अगस्त ऑफर होता है उसको भारतीय क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से बेकार घोषित करते हैं। क्या करते हैं? पूरी तरीके से बेकार घोषित कर देते हैं। फिर आगे चल करके जब उसको नहीं होता है तो इसके आगे आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन 1942 में, 11 मार्च 1942 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अच्छा, जब ये क्रिप्स मिशन आता है ना, तो यहाँ पे होता क्या चाहिए कि वो भी कुछ प्रस्ताव लेकर आता है, वो भी कुछ प्रस्ताव लेकर के आता है। ठीक है, इसने भी कहा कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और भारत जो है संविधान निर्माण मैंने बनाने अपना अपना बनाएगा, अपना क्या करेगा? वो बनाएगा, है ना। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने की स्वतंत्रता होगी। और इसमें कहा गया कि जो मुस्लिम लीग जो है ना, वो भारतीय संघ को या तो स्वीकार करे या तो वो स्वतंत्र है। क्या हो? स्वतंत्र है, तथा राजाओं को भी अलग स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था, इसे भविष्य का वादा करार दिया गया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को, है ना, क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक का। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा? डूबते हुए बैंक का चेक। डूबते हुए बैंक का चेक ने इसको कहा। और 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। ध्यान से सुना है कि जब 1940 का अगस्त ऑफर को भारतीयों ने समझ लिया, उसको हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसके बाद एक और चाल चला। कौन? क्रिप्स मिशन एक और चाल चला। और 1942 में 11 मार्च 1942 में ऑफर लेकर के आता है। उसमें भी सेम चीज का था कि तुमको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे और संविधान बनाने के लिए भी देंगे। और इसमें एक चीज और जोड़ देता है, इसमें ये चीज जोड़ता है क्रिप्स मिशन कि मुसलमान, है ना, मुस्लिम लीग जो है, मुसलमान जो है, वो चाहे तो इस भारत राष्ट्र में रह सकता है, चाहे वो स्वतंत्र भी हो सकता है। और राजा भी, जो यहाँ के राजा रजवाड़ थे, वो भी स्वतंत्र रह सकते हैं। तो भारतीयों को समझ में आ गया कि फिर से तोड़ने का काम कर रहा है ना। तो इसलिए क्या किया कि इसको कई तरीके से विरोध हुआ। जैसे महात्मा गांधी जी क्या कहे कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। माने पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि ऐसा चेक जो है ना, ऐसा मतलब पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एक ऐसा चेक है ना, जिसको मतलब हम चेक जैसे क्या बैंक में लेकर चेक जाते हैं तो क्या होता है कि वो पैसा देता है। लेकिन ऐसा चेक है जिसमें मतलब एकदम फालतू चेक है, कोई इसमें डेट मेंशन है, अगर डेट मेंशन भी है तो फेल हो गया है, मैंने एक तरीके से पूरे तरीके से वो खराब बताया गया, है ना। और तुमको जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहे? जवाहरलाल नेहरू जी कहे कि ये क्रिप्स मिशन को कि डूबते हुए बैंक का चेक है, डूबते हुए ये बैंक का चेक है। मतलब एक ऐसा चेक है ना, जो बैंक दे रहा है वो खुद बैंक क्या है? डूब रहा है। क्या है? डूब रहा है। मैंने इस चेक को लेने से कोई फायदा नहीं है, हमको कोई फायदा वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहा। और फिर 11 मार्च को आया था, 11 अप्रैल को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, अब 1942 में वर्धा में, मुंबई के वर्धा में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से 1942 से स्टार्ट हो जाता है। 8-9 अगस्त से क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है ना। और वर्धा में इसको पास किया जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव लेकर आया था, कौन लेकर के आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के प्रस्ताव लेकर के आए थे कि देखिए हम लिख के लाए हैं, ये होना चाहिए। उसको स्वीकार कौन किया था कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 1942 में बैठक होता है, बम्बई में होता है ना, ग्वालियर टैंक में होता है, जिसका अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद करते हैं। और वहीं पे इसको स्वीकार कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में होता है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी कहते हैं करो या मरो, मतलब इस बार लास्ट है, करो या मरो, डू और डाई, इस पर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जब अंग्रेज को पता चलता है कि ऐसा ऐसा वादा कर लिया गया भारत छोड़ो आंदोलन में, तो तुरंत ही 9 अगस्त को तुरंत क्या करता है कि ऑपरेशन जीरो आवर चलाता है। ऑपरेशन जीरो आवर मतलब कि 12 जब 12 बजता है रात में, तो 12.00 क्या हो जाता है? 12.00, इसको कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। मतलब इस टाइम में सबको करो गिरफ्तार, सबको करो गिरफ्तार। और बड़ा बड़ा लोग, नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे गांधी जी को गिरफ्तार कर करके पूना में, महाराष्ट्र के पूना के आगा खां जेल है, वहां पे रखा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भी रखा जाता है, वहीं पर रखा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को वहीं पर रखा जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा जाता है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद को
बंगाल में बांकुड़ा जेल में रखा जाता है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबको गिरफ्तार कर, सब नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या इस आंदोलन को लीड करने वाला कोई था? नहीं था, लेकिन ये आंदोलन इतना परिपक्व हो चुका था, इतना परिपक्व हो चुका था, लोगों के दिमाग में इतना घुस चुका था कि अब कोई नेता रहे चाहे ना रहे, अब करो या मरो वाला सवाल आ गया था। ठीक है, अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में अरुण आसाफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। और जब सारा लोग जेल चला गया तो एक अरुण आसाफ अली था, अरुण आसाफ अली। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या करते, वो तिरंगा कांग्रेस के झंडा को फहराया था, है ना। कौन? अरुण आसाफ अली। ठीक है, देख सकते अरुण आसाफ। ठीक है, अच्छा, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में क्या होता है, ये एक महिला है उषा मेहता, क्या नाम है? उषा मेहता, और राम मनोहर लोहिया, ये सब मिल करके और अंडरग्राउंड हो गया। क्या हो गया? अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड हो करके और रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है ना, कि आप ऐसे कीजिए, आज सरकार ऐसे कर रही है, सरकार ऐसे गलत काम कर रही है ना, इसको जेल में भेज दिया, इसको जेल में भेज दिया। अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे अंडरग्राउंड होकर के रेडियो के माध्यम से। कौन? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ही सब कर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए, है ना। हजारीबाग जेल से फरार हो गया, दिल तोड़ कर, मैंने किसी तरह मैंने तोड़ करके, और वो क्या किए थे कि भाग गए। कहाँ? नेपाल भाग गए। कहाँ भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे। ठीक है, विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। याद करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन किया था? मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान मतलब इस समय ये ऐसा आंदोलन हो गया था कि तब करो या मरो वाला। कई जगह तो अंग्रेजों को भगा दिया गया, वहां पे अपना सरकार बना ली गई कई जगह। जैसे में एक जगह था बलिया। कौन है? बलिया। तो बलिया में, यूपी के बलिया में चीतू पांडे व्यक्ति था, उसने सरकार अपना बना लिया, है ना। फिर अगर कहा जाए सतारा वाई बी चौहान एक व्यक्ति था, वहां पे वो अपना सरकार बना लिया। और सबसे ज्यादा दिन तक कौन चला था? ये सतारा वाला वाई बी चौहान। लेकिन पहला कौन था? बलिया चीतू पांडे। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग कर रहा था। तो और भीमराव अम्बेडकर जी कर रहे थे। तो काफी ज्यादा भारतीयों भी अपने आप में लड़ रहे थे, और हम लोग अंग्रेज से भी लड़ रहे थे। भारतीय से भी लड़ रहा है, विचारों से लड़ रहा है, और भारतीय अंग्रेजों से भी लड़ रहा है। तो आगे चल करके होता क्या चीज है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस तो चाह रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन हो, और ये तो नहीं चाह रहा था। कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्या चल रहा था? लड़ाई झगड़ा राजनीतिक मतभेद चल रहा था। इसी को कम करने के लिए एक व्यक्ति थे राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी ने 1944 में एक पैम्पलेट निकालते। क्या निकालते हैं? पैम्पलेट, द वे और पैम्पलेट, द वे और कौन निकालते हैं? सी राजगोपालाचारी। द वे और सी राजगोपालाचारी। उसमें कुछ लिखते हैं कि ऐसा ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा ऐसा चीज होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना। देखिए, अब आगे चलते हैं। जैसे इधर तो ये चल रहा था जब आपके सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, है ना। और वो उसके बाद चले जाते हैं जर्मनी। कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी चले जाते हैं, और जर्मनी में जाकर के हिटलर से बातचीत करते हैं। वो भी हिटलर से कहते हैं कि हमें भी अंग्रेजों से लड़ना है। तो हिटलर क्या करता है कि कुछ जो हिटलर जो है, जर्मनी का जो तानाशाह था, वो जितने कैदियों को कैद किया था ना, है ना, उन कैदियों को परमिशन दे देता है कि आप भारत जो सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस इन लोगों के साथ मिलकर के क्या बनाए? सेना एक तैयार करें। वही सेना का नाम क्या दिया था? फ्री इंडियन लीजन सेना। और यही सब तैयार किया। फिर सुभाष चंद्र बोस वहां से मतलब जर्मनी, वहां से कहाँ चल जाते हैं? फिर आ जाते हैं सिंगापुर। कहाँ जाते हैं? सिंगापुर आ जाते हैं। तो याद रखना। एक थे आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह का बनवाया था। याद रखना कि आजाद हिंद फौज सबसे पहले विचार किसके बनवाया था? कैप्टन मोहन सिंह के विचार में आया था। लेकिन सफलतापूर्वक इसको स्थापना कौन किया? रास बिहारी बोस। याद रखना है। आजाद हिंद फौज का विचार कब आया था? किसके मनवाया था कि सबसे पहले स्थापना करेंगे? तो कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन इसको सफलतापूर्वक स्थापना कौन किया? रास बिहारी बोस ने। ठीक है,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब वो 1941 में जर्मनी गए थे, उसके बाद वो 1943 में सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 याद रखना है, 21 अक्टूबर, एक पहले तो 16 अक्टूबर, एक पहले 17 अक्टूबर, अब एक हो गया 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, है ना, ये सरकार बना देते, अस्थायी सरकार बना देते, है ना, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया, था। अस्थायी सरकार बनाते, सुभाष चंद्र बोस अस्थायी सरकार कब बनाते हैं? तो 21 अक्टूबर, 16-17 हो गया, अब यहाँ पे 21 अक्टूबर 1943, 41 में जाते हैं जर्मनी, वहां से 43 में सिंगापुर आते हैं, और यहाँ पे 21 अक्टूबर 1943 को क्या बनाते हैं? एक आजाद हिंद जो सरकार है, क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं, अस्थायी सरकार बनाते हैं, ठीक है। और इसी समय आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी बनाया जाता है, किसको? सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाता है। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम था, उन्हें आजाद हिंद फौज में 3 मतलब सेना नाम बनाए, तीनों सेना का नाम था, एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड, क्या नाम था? सुभाष ब्रिगेड। एक का नाम था गांधी ब्रिगेड, है ना, एक का नाम था नेहरू ब्रिगेड। महिलाओं का ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। मैंने एक नेहरू के नाम पे बनाया, एक गांधी के नाम पे, है ना, एक आपका खुद के नाम पे सुभाष, और एक बनाया लक्ष्मीबाई। जैसे पूछेगा लक्ष्मी रेजिमेंट नाम है या लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम है? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है, ठीक है। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। कौन कर रहा है? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। याद करना है कि डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी नप्पन थी, है ना। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगा झंडे की भांति थी, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कब बनाया अपना सरकार, अस्थायी सरकार? 21 अक्टूबर 1943 को। उसी समय आजाद हिंद सरकार का वो मेन हेड बन जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। वो रेजिमेंट बनाते हैं, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट और लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को लेड कौन कर रहा था? वहां एक व्यक्ति थी जिसका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल उसको वो लीड कर रही थी, है ना। और आजाद हिंद फौज का जो झंडा था उसमें क्या था? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, ठीक। नवंबर 1943 को जापान क्या करता है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को दे देता है, और नेताजी ने इसका नाम कर दिया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। याद रखना है कि अंडमान निकोबार कौन दिया था सुभाष चंद्र बोस को? तो जापान ने दिया था। कब? नवंबर 1943 में। तो अंडमान निकोबार का नाम क्या हो गया? एक हो गया, इसने नाम रख दिया, एक शहीद द्वीप नाम रख दिया, एक स्वराज द्वीप नाम रख दिया, ठीक है। और टोक्यो जाते समय, जापान की राजधानी टोक्यो जाते समय एक फॉर्मोसा द्वीप है ना, वहां पे अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में हो जाती है, पर इसका कोई प्रमाण अभी नहीं मिला है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 1897 में, 23 मार्च 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। जब आजाद हिंद फौज में, आप देखो, अब मेन लीडर तो मर गया, मेन लीडर तो शहीद हो गए। जब मेन लीडर शहीद हो गए, है ना, और आजाद हिंद फौज के जितना भी मेन लीडर था वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब क्या करेगा? अंग्रेज चाल चलेगा। अब देखेगा कि कौन मेरे विरुद्ध लड़ा है, सबको क्या करेगा? सबको लाएगा कोर्ट में, सबको पेश करेगा कोर्ट में। तो वही क्या किया कि आजाद हिंद फौज के कुछ व्यक्तियों को 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 व्यक्ति कौन था? तो एक हिंदू था, मुस्लिम था, सिख और ईसाई था। कौन था? एक था पी सहगल। कौन था? नाम था पी सहगल। एक था गुरुदयाल ढिल्लन, एक था शाहनवाज, है ना, ठीक है। ये तीनों व्यक्ति को क्या किया? गिरफ्तार किया। कौन है? पी सहगल, है ना, गुरुदयाल था एक, अब एक था तुम्हारा शाहनवाज खां। तो क्या है? पी सहगल, गुरुदयाल, शाहनवाज। पी सहगल, है ना, गुरुदयाल और शाहनवाज खां। पी सहगल, गुरुदयाल और शाहनवाज खां। पी सहगल, गुरुदयाल ढिल्लन और शाहनवाज खां, ये तीनों पर राजद्रोह का आरोप लगाता है ना, जिसको हम लोग लाल किला कहते। क्या कहते हैं उसको? लाल किला मुकदमा, लाल किला
मुकदमा कहते हैं। नवंबर 1945 में चला, नवंबर 1945 में चला। याद रखना है कि लाल किला मुकदमा कब चला था? नवंबर 1945, क्योंकि है ना, क्योंकि अगस्त 1945 में तो सुभाष चंद्र बोस जी मरे थे, है ना, शहीद हुए थे। तो अगस्त के बाद नवंबर 1945 में क्या चला? लाल किला मुकदमा चला है। ठीक है, अच्छा, आजादी तो वो तो था अंग्रेज की तरफ से कि अंग्रेज जो है वो उन लोग लाए, लेकिन इधर से भारतीयों की तरफ से कौन बचाने के लिए गया? तो मेन आदमी याद रखना है, अरुण आसाफ अली। कौन है? अरुणा आसाफ अली। याद रखना कि इधर से कौन गए, उन लोग, इन लोगों की तरफ से वकील बनकर कौन गए? तो अरुणा आसाफ अली, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सापुर और जवाहरलाल नेहरू और KN काटजू, 5 लोग मिल करके और लाल किला मुकदमा को लड़ रहे थे, बचाने में लगे हुए थे। कौन कौन थे? मेन याद रखना, भूला भाई देसाई। मेन कौन है? भूला भाई देसाई। मेन कौन है? भूला भाई देसाई। दूसरा कौन है? अरुणा आसाफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, KN काटजू, है ना, याद रखना इसको। एक आगे चल करके एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसको हम लोग नौसेना विद्रोह कहते हैं, शाही नौसेना विद्रोह कहते हैं। याद रखना, शाही नौसेना विद्रोह कहते हैं। ठीक है, मैंने सेना लोग जो था उन लोगों के साथ भेदभाव, जो नाव पे जो सेना लोग रहता था, है ना, उसके साथ भेदभाव होता था, खाना पीना में, है ना, कुछ कल्चर में, सारा में चीज में क्या होता था? भेदभाव होता था। इसलिए उन लोग भी देखते के साथ कि आंदोलन चल ही रहा है, चलो इसमें भी मतलब घी डाल दो। तो उन लोग भी क्या किया कि यहाँ पे उसने युद्ध कर दिया स्टार्ट, अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। ठीक है, और नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश समाजवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण। आज पूछेगा कि जो नौसेना विद्रोह हुआ था उसको शांत कराने के लिए कौन गया था, आत्मसमर्पण के लिए कौन कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों गए हुए थे। 1946 को विद्रोही ने आत्मसमर्थन करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमायरल, है ना, गोल्फरेड, क्या था? गोल्फरेड। नौसेना मैंने जब नौसेना विद्रोह हो रहा था, है ना, तो नौसेना अध्यक्ष कौन था वहां पे? उस नौसेना का अध्यक्ष कौन था उस समय? तो क्या नाम था? गोल्फरेड। क्या नाम था? गोल्फरेड, एडमायरल गोल्फरेड नाम था। ठीक है, नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी गई थी। भारतीय सेना नौसेना जो विद्रोह हुआ उसको कौन सा लाल क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है,